नमस्कार दोस्तों, YouTube के एस्ट्रोलाइव चैनल पे मैं डॉक्टर अनुराग तिवारी आज आपसे एक विशेष चर्चा करने के लिए आया हूं और ये चर्चा और ज्योतिष के आधार पे करूंगा। दोस्तों, पहली बात यह है कि क्या वर्ष 2023 इतना खतरनाक है कि इस वर्ष में दुनिया की आबादी आधी रह जाएगी, आधे लोग काल कलवित हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें जो ज्योतिष में मार्गदर्शन है मिलता है, नव वर्ष की कुंडली, वर्ष 2023 में हिंदू नव वर्ष की कुंडली देखना चाहिए हमें, और साथ ही मेषार्क लग्न, जिसको जगत लग्न भी बोला जाता है, उसका अध्ययन करना चाहिए। तो ये जो कुंडली है, वर्ष प्रवेश की कुंडली, ये कहीं ना कहीं चूंकि लग्नेश अष्टम में बैठे हैं तो ये बताती है कि असामयिक मृत्यु इस वर्ष में लोगों की होगी। पहली बात ये बताती है। दूसरी बात ये कुंडली बताती है कि चूंकि गुरु, बुध, चंद्र और सूर्य चारों महत्वपूर्ण ग्रह हैं वृश्चिक लग्न में, और ये पाप मध्यत्व में है। इसका मतलब है कि इकोनॉमी के मामले में, क्योंकि ये धन संबंधित कॉम्बिनेशन बनता है और राजयोग भी बनता है, ये जो चार ग्रहों की युति है, तो ये पाप मध्यत्व में होना इन चार ग्रहों का ये बताता है कि दुनिया में एक तरह की बाधाजनक योग का सामना दुनिया को करना पड़ेगा। अचानक ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जिससे इकोनॉमी प्रभावित होगी और साथ ही साथ राजकाज, जिसको बोला जाता है, वो भी प्रभावित होगा। तो एक बात तो निश्चित है कि कुछ विशेष परिस्थितियां इस वर्ष में बनने वाली हैं, लेकिन जो ये कहा गया है कि जनसंख्या आधी रह जाएगी, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि बृहस्पति देव इस कुंडली में अपनी खुद की राशि में है और फिर वो चले जाएंगे राहु के साथ, और राहु और बृहस्पति की युति में अगर बृहस्पति को नुकसान होगा तो राहु को भी कुछ शुभता प्राप्त होगी। इसका तात्पर्य यह है कि इस वर्ष नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से, क्योंकि मंगल है, लग्नेश और अष्टम में बैठा है, तो मंगल निश्चित रूप से भूमि सुत है। इसका मतलब है कि विशेष करके भूकंप के मामलों से ज्यादातर जनधन की हानि होने का खतरा है, और साथ ही मंगल चूंकि युद्ध के भी कारक हैं, इसलिए युद्ध की परिस्थितियां भी कुछ बन सकती हैं जो सामान्य जनजीवन को प्रभावित करें, जिसकी वजह से अन्न की कमी हो, जिसकी वजह से फाइनेंशियल प्रोग्रेस दुनिया की रुके। ये बात दिखाई देती है, इससे बहुत ज़्यादा कुछ भी मुझे दिखाई नहीं देता है। तो बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ये मानना है कि ये वर्ष अन्य वर्षों की तुलना में थोड़े भूकंप के केसेस ज़्यादा होंगे, उसमें लोग काल कलवित ज़्यादा होंगे, साथ ही युद्ध की परिस्थितियां भी थोड़ा और गहरा सकती हैं, लेकिन विश्व युद्ध नहीं होगा। जो हमारे एक व्यूअर ने भी पूछा था मुझसे स्पेशली कांटेक्ट करके कि विश्व युद्ध कब होगा, तो मैंने अपने पहले के भी वीडियोस में बताया है कि विश्व युद्ध की परिस्थितियां 2029, 30, 31 इस समय पे बनेंगी, और 28 से ही मैंने बोला है। मेरा लगभग 1 महीने पहले का वीडियो आप देखिएगा, लिंक मैं दे दूंगा। उसमें मैंने बहुत स्पष्टता से बताया है कि किस तरह से परिस्थितियां घूमेंगी। अभी विश्व युद्ध की परिस्थितियां मुझे दिखाई नहीं देती हैं। अभी नेचुरल कैलेमिटी से, विशेष करके भूकंप से और युद्ध के थोड़ा बढ़कने से परेशानी आएगी। तो जगत लग्न की जो पत्रिका है, इससे ये दिखाई देता है कि रोग भी कहीं ना कहीं दुनिया को इस वर्ष भी 2023 में भी प्रभावित करेगा, और कहीं ना कहीं चाहे वो लॉकडाउन हो या
जिस भी कारण से एक व्यापार व्यवसाय लोगों का मिलना जुलना प्रभावित हो सकता है और शनि उस पर ब्रेक लगा सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा जनसंख्या का समाप्त हो जाना, उस तरह की परिस्थितियां जगल लग्न से भी दिखाई नहीं देती हैं। तो मित्रों, एक प्रश्न का उत्तर स्पष्ट रूप से मिल गया कि जो आधी आबादी समाप्त होने की बात कही गई है, कई हमारे एस्ट्रोलॉजर्स उस बारे में कह रहे हैं, या भविष्य मालिका में भी इस पे बहुत स्ट्रेस किया गया है। मुझे ये दिखाई नहीं देता कि कोई आधी आबादी दुनिया की समाप्त हो जाए। ये जरूर है कि इकोनॉमी प्रभावित होगी, कुछ रोग बढ़ेंगे और भूकंप से संबंधित घटनाएं होंगी। युद्ध भी थोड़ा भड़क सकता है एक दो कंट्रीज के बीच में, पर वो विश्व युद्ध का की तरह नहीं भड़क जाएगा सारी दुनिया में, और लोकलाइज्ड ही रहेगा। अब जो दूसरा प्रश्न है दोस्तों, वो है कि क्या ये जो चुनाव हमारे देश में होंगे या नहीं होंगे वर्ष 2023-24 में। तो इस विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ, जिन्होंने भी ये कहा है कि चुनाव नहीं होंगे, तो मैं ये जरूर बताना चाहूँगा कि शनि जनता के कारक ग्रह होते हैं, शनि लोकतंत्र के भी कारक ग्रह हैं, और जब शनि स्वग्रही हैं, अपनी फुल स्ट्रेंथ में बैठे हुए हैं कुंभ राशि में, तो इस बात के बहुत कम चांसेस हैं कि चुनाव ना हो। चुनाव होना अवश्यम भावी मुझे दिखाई देता है। अब एक और बात, जो भविष्य मालिका के संबंध में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स उसको रिफर कर रहे हैं, और उसमें ये कहा गया है कि युग परिवर्तन शुरू हो गया है, कल की अवतार प्रकट होने वाले हैं और वो आ चुके हैं। तो मेरा वीडियो, आप इस बारे में डिटेल्ड वीडियो मैंने दिया था, वो उसको जरूर देखिएगा आप, जिसमें मैंने बताया है कि युग परिवर्तन 2063 के आसपास होने की परिस्थितियां मुझे अपने कैलकुलेशन से दिखाई देती हैं, और वो कैलकुलेशन मैंने साइंटिफिकल मेथड से किया था। कई लोग इस तरह की बातें करते हैं कि 4,32,000 वर्ष कलयुग का परिमाण है। तो इस बारे में हमने एक वीडियो में बहुत ही डिस्क्रिप्शन में बताया कैसे युग परिवर्तन होगा, और उसको आप देखिएगा, उसका लिंक मैं दे रहा हूं, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बता भी देता हूं। इसमें पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है, जैसा कि हम जानते हैं, और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है। अपने अक्ष में 24 घंटे में एक बार घूमती है, और पृथ्वी के चारों तरफ एक वर्ष में एक बार पूरा चक्कर लगाती है। लेकिन एक पृथ्वी का तीसरा मूवमेंट भी होता है कि उसकी जो अक्ष है वो भी अपनी जगह से, वो एक जगह स्थिर नहीं है, वो भी अपनी जगह ऐसा घूमती है, और उसके कारण पृथ्वी जो है वॉबल करती है। पृथ्वी के इस प्रभाव को वॉबलिंग इफेक्ट कहते हैं। और ये वॉबलिंग इफेक्ट क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी की अक्ष भी अपनी जगह से घूमती रहती है, वो एक जगह स्थिर नहीं रहती। और ये वॉबल करते हुए पृथ्वी जो है वो, उसका भी अगर हम एक डायग्राम बनाएं तो वो भी एक पूरा पट्टे के रूप में, एक गोल पट्टे के रूप में आएगा, अगर ओवर द ईयर्स, वर्षों तक उसको हम स्टडी करेंगे। और ये समय, यानी उसका जो वॉबलिंग इफेक्ट के कारण उसकी धुरी का जो परिवर्तन है वो 26,000 वर्ष लेता है एक चक्कर पूरा करने में। और ये 26,000 वर्ष ही 4 युगों में विभक्त है। 26,000 वर्ष का जो समय है, यानी कि पृथ्वी पर चारों युग निकलने में 26,000 वर्ष लगते हैं। अब इन चारों युगों का आपस में जो रेशियो है वो, जैसा कि हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि कलयुग का परिमाण सबसे कम है, कलयुग से 2 गुना द्वापर युग है,
और उसमें फिर कलयुग का परिमाण जोड़ लेंगे तो त्रेता, और उसमें फिर कलयुग का परिमाण जोड़ लेंगे तो सतयुग। तो सबसे बड़ा सतयुग का काल है। अगर मैथमेटिकली समझें तो अगर मान लीजिए x जो है कलयुग है तो 2x त्रेता है, द्वापर है, 3x त्रेता है, और 4x जो है ये सतयुग का परिमाण है। इस तरह से हमारे धर्म ग्रंथों में भी बताया गया है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू जो आती है 2600 वर्ष आती है। इसका मतलब है कि कलयुग जो है 2600 वर्ष का होगा, इस कैलकुलेशन से दिखता है। और कलयुग कब शुरू हुआ इस बारे में ये बहुत सारे रिसर्चेज में और बहुत सारी खोजों में सामने आया है कि बहुत से लोग बुद्ध के जन्म से कलयुग को जोड़ के देखते हैं, और बुद्ध का जन्म 564 ईसा पूर्व हुआ था। तो 2600 वर्ष का कलयुग जो कि शुरू हुआ 564 ईसा पूर्व। तो उस दृष्टिकोण से अगर देखें तो वर्ष 2036 में कलयुग का समापन दिखाई देता है। और वर्ष 2036 से लेके जो मैंने बोला वर्ष 2063, ये जो है संधि काल होता है, किसी भी युग का संधि काल होता है। तो वर्ष 2036 में कलयुग का समापन होगा, लेकिन ये संधि काल चलेगा और वर्ष 2063 में पूर्ण सतयुग की स्थापना होगी। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है, जो सारे कैलकुलेशंस है सारी चीज़ों को देखते हुए। मेरी बात जो मैंने कही कि दुनिया बदल रही है और युग भी बदलेगा, वर्ष 2063 में जो मैंने कहा है उसको आप जिस तरह के जनरेशन्स में परिवर्तन आ रहे हैं उससे अगर कोरिलेट करके देखेंगे तो मेरी बात आपको सही दिखाई देगी। जैसा कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड फैक्ट है कि वर्ष 2065 से लेके, माफ़ कीजिएगा, वर्ष 1965 से लेके 1981-82 तक जिन लोगों का जन्म हुआ उनको जनरेशन एक्स कहा जाता है। जनरेशन एक्स की विशेषता ये थी या उनका कैरेक्टरिस्टिक ये था कि उस समय बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। तो ये जो जनरेशन थी, इस जनरेशन के जो लोग थे उन्होंने मेहनत को चुना, वर्कोहॉलिक बने, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ पैदा की, जॉब सर्च किए। उस समय अपॉर्चुनिटीज़ कम थी, अपॉर्चुनिटीज़ आपको सर्च करना पड़ता था ज़्यादा मेहनत करके। तो ये जनरेशन एक्स का टाइम था। इस जनरेशन ने मीडिया को डेवलप होते देखा, इस जनरेशन ने टेक्नोलॉजी को भी डेवलप होते देखा। ये जनरेशन ऐसी थी जब चूल्हे में खाना बनते हुए इन्होंने देखा और फिर माइक्रोवेव को भी देख रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट इस जनरेशन ने देखा, लेकिन इनका फोकस वर्कोहॉलिज्म पे था और मेहनत करके अपनी जगह बनाने पे था। इसके बाद आई जनरेशन वाई, जो कि जिनका जन्म 1982 से लेकर के और 1994 में हुआ। ये है मिलेनियल जनरेशन या जनरेशन वाई। ये जो जनरेशन है वो बेटर ट्रेंड जनरेशन है, क्योंकि इस समय कंपटीशन बढ़ गया इस जनरेशन के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ी, कंपटीशन भी बढ़ गया। तो इनका फोकस रहा कि कैसे अपने आप को बेस्ट वे में ट्रेन करके और अपना स्थान बनाया जाए। और चूंकि कंपटीशन ज़्यादा था इसलिए ये जो जनरेशन है थोड़ा सेल्फ ओरिएंटेड जनरेशन हो गई। इस जनरेशन को मी जनरेशन भी बोला जाता है। तो ये जो जनरेशन है ये सेल्फ ओरिएंटेड, अपने बारे में ज़्यादा सोचने वाली जनरेशन है, जिनका जन्म
1982 से लेके 1994 के दरमियान हुआ। इसके बाद आई जनरेशन जेड या सेंटेनियल जनरेशन। ये जनरेशन इंटरनेट के ज़माने में आई। जो दूसरी जनरेशन थी यानी जनरेशन वाई जो थी, उसने टेक्नोलॉजी को यूज़ किया, स्क्रीन से बहुत ज़्यादा लिंक्ड रही। ये जनरेशन वाई जो है, ऑन एंड ऑफ करने को लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस इनके रहा। कोई भी चीज़, कोई सिस्टम को ऑन करना, सिस्टम को ऑफ करना, स्क्रीन से जुड़े हुए काम, कंप्यूटर से जुड़े हुए काम इन्होंने किए। जनरेशन जेड जो आई, वो जनरेशन इंटरनेट के साथ जुड़ी हुई आई। इन्होंने बचपन से पैदा होते ही इंटरनेट देखा, और ये जो जनरेशन है ये तुरंत रिजल्ट चाहती है, और इसलिए इनका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बहुत कम है। फोकस बहुत जल्दी जल्दी इनका बदलता है। सोशल प्लेटफॉर्म पे ये जनरेशन बहुत एक्टिव है और बहुत क्विक ये डिसीजन लेते हैं, बहुत क्विक होके ये बातों को बदलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक जनरेशन्स में किस तरह से साइकोलॉजी में परिवर्तन आता जा रहा है। इसके बाद 2010 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं उनको ये जो जनरेशन जेड है वो 94 से लेके 95 से लेके 2010 के बीच जो बच्चे पैदा हुए उनके लिए है। जनरेशन अल्फा कहा जाएगा, जो वर्ष 2010 के बाद जिनका जन्म हुआ है, और इनका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो अभी सामने आना बाकी है। लेकिन ये मोस्टली इंटरनेट को यूज़ करने वाली जो जनरेशन है, ये सोशल प्लेटफॉर्म पे और चीज़ों को बहुत ज़्यादा तेज़ी से बदलने में विश्वास करने वाली जनरेशन है। और मेरा ये मानना है कि यही जनरेशन जो सोशल कॉज के लिए है, जो यही दुनिया को धीरे धीरे, और इसी तरह से और भी फ्यूचर में जनरेशन्स आएंगी और उनका फोकस बदलेगा। दुनिया को ग्लोबल, जो दुनिया जैसे कि जनरेशन एक्स जो थी वो अपने देश तक, अपने राज्य तक सीमित थी या ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश तक। जनरेशन वाई जो हुई वो अपने देश तक फैली और ग्लोबल भी हो गई। जनरेशन जेड है जो टोटली ग्लोबल है, वो देश में ज़्यादा सोचती नहीं है। जनरेशन अल्फा जो आएगी वो दुनिया से बाहर की दुनिया जो है, दूसरे प्लैनेट्स के बारे में भी सोचेगी। और इसी तरह से जनरेशन समय के साथ साथ उनमें चेंज आता जाएगा, और यही चेंज अल्टीमेटली वर्ष 2063 में युग परिवर्तन पूरी तरह से हो जाएगा। और वर्ष 2032-33 से लेके वर्ष 2063 तक का जो समय है वो संधि काल का समय रहेगा, और इसी समय 2043 के आसपास कल की भगवान अपने आप को प्रकट करेंगे। तो ये मेरा प्रेडिक्शन था और मैं इस पे अटल हूँ, कायम हूँ। तो अभी के लिए इतना ही। आशा है मैंने आपके प्रश्नों का जवाब दिया होगा। अगर एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने उन दोस्तों के बीच जो कंसर्न रहते हैं इन बातों से। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो हमारा ये चैनल तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को भी पुश कीजिए ताकि हमारे वीडियो के लिंक आपको मिलते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।